ओवररन बाय कैबिन। ट्रेन शहर के गेट से टकराकर भारी तबाही मचाता है, आग लगती है और अराजकता फैल जाती है। कैबिन पूरे शहर में घुस जाते हैं और लोगों का बेरहमी से कत्लेआम शुरू कर देते हैं। इसी बीच इकोमा जेल से भागकर अपने लैब की ओर भागता है, जबकि शहर के शासक केवल चुनिंदा लोगों को ट्रेन से भागने की अनुमति देता है, लेकिन कड़क जांच के बिना कोई नहीं निकल सकता। इकोमा जानता है कि कैबिन खून की बदबू से आकर्षित होते हैं, इसलिए वह जानबूझकर अपने हाथ पर चोट करता है। जैसे ही एक कैबिन उसके पास आता है, इकोमा अपनी खास स्टीम गन से उस पर वार करता है, जो सामान्य बंदूकों से अलग होती है, क्योंकि यह कैबिन के लोहे से ढके हृदय को भेद सकती है। जीत से उत्साहित होकर इकोमा चिल्लाता है कि अब इंसानों के पास ऐसी हथियार है जो कैबिन को मार सकती है। लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ का दर्द महसूस करता है, उसे याद आता है कि पहले भी एक कैबिन ने उसे काटा था। इस सब का उद्देश्य वायरस के फैलाव को रोकना था। इसी बीच मम का सामना एक कैबिन से होता है। वह अपनी गर्दन से एक बंड लेकर उसका उपयोग करती है और जबरदस्त लात मारकर कैबिन का सिर धड़ से अलग कर देती है, लेकिन जूता वहीं छोड़ देती है। अचानक कैबिन की एक बड़ी भीड़ मम को घेर लेती है। वह कुछ मंत्र बोलती है और थककर सो जाती है, लेकिन उसके नकाब के नीचे का चेहरा कैबिन का है, जो बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। इसी वक्त चांपल ट्रेन की चाबी लेकर उसे चलाने लगता है, लेकिन फिर से कैबिन की एक विशाल भीड़ ट्रेन पर हमला करने आती है। क्रू चीखते हुए दरवाजे बंद करने लगते हैं और भीड़ उन पर लगातार प्रहार करती है। इस हमले में समुराई रायची गिर जाता है और ट्रेन का बॉयलर नुकसान पहुंचने से धमाके का खतरा पैदा हो जाता है। वहीं इकोमा जी तोड़ मेहनत से टूटे हुए स्टीम पाइप को संभालता है, जिससे कई लोग सुरक्षित रहते हैं। जब एक आदमी गर्म धातु को छूता है तो वह झटका खाता है और सोचने लगता है कि इकोमा इतनी गर्मी को कैसे सह गया। जैसे ही यह सोच मन में आता है, सच्चा कहर शुरू होता है। चांप के पिता रायची चांपल को ट्रेन पर वापस खींच लाते हैं और कड़े आदेश देते हैं कि कैबिन को कुचल डाला जाए, यहाँ तक कि शहर के शासक को भी। परंतु ट्रेन का मैकेनिज्म जाम हो जान पड़ता है, क्योंकि रायची की लाश गियर में फंसी है। किसी को बाहर जाकर हाथ से स्विच को छुड़ाना होगा, पर ट्रेन जोर से हिलती है और अंधकार में कैबिन के झुंड निकल आते हैं, जो ट्रेन के चारों ओर घेर लेते हैं। जल्दी नहीं होने पर बॉयलर फट सकता है, जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। इस बीच अनाम नाम का शख्स, जिसकी बॉडी में गुणधर्मित और तेजी से ठीक होने वाली है, इकोमा को चोटों से बचाता है। वह इकोमा को ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उसे ट्रेनिंग देने की योजना बनाता है। खुद को उसकी मांस की ढाल बनाने का प्रस्ताव देता है। इकोमा विरोध करता है, लेकिन अनाम अचानक कैबिन का एहसास कर दूसरी कारेज की ओर दौड़ पड़ता है। यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि उन्हें माना जाता है कि कैबिन फिर से आ गया है। पर वहां केवल एक आदमी है जो एक गर्भवती महिला को परेशान कर रहा है। इस घटना पर रायची फायर करने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक इंजीनियर आता है और बताता है कि ट्रेन का पानी टैंक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए ट्रेन को रुकना पड़ेगा और रात भर मरम्मत करनी होगी। मजबूरी में सभी उस कारेज में लौट आते हैं, जहां से ट्रेन का दृश्य दिखाई देता है, और मृतकों को याद करने के लिए बोन फायर जलाते हैं। भीड़ में एक गर्भवती महिला अपने अंदर छुपी हुई संक्रमण की झलक महसूस करती है, पर प्रसार से बचाने के लिए चुप रहती है। फिर इकोमा और अनाम को हथियारों से लैस स्थानीय लोग घेर लेते हैं। उनकी हत्या करने के इरादे से चांपल सही समय पर आकर उन्हें बचाता है, लेकिन अनाम शंका के कारण खुद ही छुप जाता है। वह नीचे आती हुई एक और भीड़ में फंस जाता है, जहां कुछ लोग उसे खतरा समझते हैं। चांपल एक साहसिक कदम उठाकर सभी के सामने इकोमा को चाकू मार देता है। इकोमा लड़ाई नहीं करता, बल्कि कहता है कि असली दुश्मन तो केवल कैबिन है। उसकी यह दृढ़ता सबका विश्वास जीतती है, लेकिन वह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ये तनाव बनी रहती है जब गर्भवती महिला पूरी तरह बदलाव का शिकार होकर कैबिन बन जाती है। अनाम एक त्वरित वार से उसे मार गिराता है। उस समय मम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए पाता है और खतरा बदस्तूर बरकरार रहता है। आगे की घटनाओं में इकोमा ज्यादा खून खो देता है और चेतना खो देता है। एक बार चांपल पर हमला करता है, पर रायची समय रहते उसे बेहोश कर देता है। यह घटना सभी के मन में इकोमा के प्रति शक पैदा करती है, लेकिन तभी कैबिन का फिर से हमला होता है और लोग ट्रेन पर भागते हैं। इकोमा और अनाम एक बार फिर से आखिरी कारेज में बंद हो जाते हैं, जहां उन्हें कैद किया जाता है। कुछ समय बाद रीति रिवाज के तहत उन्हें ट्रेन से अलग करने की योजना बनती है, लेकिन किसी तरह अनाम और अकामा ट्रेन से भाग निकलते हैं। ट्रेन की छत पर कैबिन की भीड़ का सफाया कर देते हैं। इकोमा अपनी ब्लेड को कैबिन के हार्ट की झिल्ली से कवर कर उसे लगभग तोड़ न सकने वाला बनाता है, और वॉरियर्स की एयर राइफल्स की पावर इतनी बढ़ाता है कि वे स्टील की प्लेटों को भी भेद सकें। नए संशोधनों के साथ अगले कठिन दौर के लिए तैयारी होती है। रास्ते में एक विशाल बैरिकेड है, जिसे किसी राक्षस ने जानबूझकर तोड़ा है, जिससे कैबिन मौजूदगी की पुष्टि होती है। इकोमा छोटे दल के साथ क्रेन तक पहुंचकर रास्ता साफ करने की कोशिश करता है, पर अनाम को यह प्लान जटिल लगता है, इसलिए वह सीधे कैबिन के मुख्य अड्डे पर जाकर घुस जाता है और जोरदार लड़ाई फूट पड़ती है।
इकोमा ने क्रेन ऑपरेटर को सुरक्षित वापसी के लिए भेज दिया, पर खुद रुकना नहीं चाहता, क्योंकि एक कैबिन के काटने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनाम लगातार लड़ता रहता है, लेकिन थकान उसके करीब आ रही होती है। मम एक खतरनाक ब्लैक हॉक नामक मिश्रित कैबिन से भिड़ती है, जिसका दिल एक खास प्रकार का कैबिन होता है। इसे मारना मुश्किल होता है, क्योंकि सामान्य गोलियां उसे नहीं भेद सकती। ट्रेन फिर से उड़ान भरती है। फेटी ने इटालियन कैनन चलाने की जिम्मेदारी ली, लेकिन घबराहट में जल्दी गोली मार दी, जिससे ब्लैक हॉक और उनके दूसरे दुश्मन और भी अधिक उग्र हो गए। हालांकि ट्रेन अटकने के बावजूद स्थिर बनी रहती है। तभी एक आदमी एक शक्तिशाली हथियार से कैबिन की मजबूत स्टील की परत को भेद देता है। ऐसा हथियार शहर का शासक पाकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यह शहर अब तक दुनिया में कुछ सुरक्षित ठिकानों में से एक था, मगर अब उसकी बंदूकों से कैबिन को मारना संभव हो पाएगा। चांप ने उस हथियार के ब्लूप्रिंट सौंप दिए, जिससे शहर वालों में खुशी फैल गई। कोटेत्सुजू के लोग पहली बार सुरक्षित महसूस करते हैं। जहां खाना मिलता है, नहाना संभव होता है और जानवरों की तरह मुसीबतों से राहत मिलती है। मम अपना वास्तविक नाम बताती है और बताती है कि वह बस रोज चावल खाना चाहती है। इकोमा बड़े इरादे से कहता है कि वह सारे कैबिन को खत्म करके खोई हुई जमीन वापस लेकर मम की मानवता लौटाएगा, जबकि राइची अपने मन की बात छुपा देता है और फेटी अपनी मस्ती में 3 पत्नियों का जिक्र करता है। सब हंसते हैं। उनकी किस्मत से कैबिन जहां भी जाते हैं पूरी तरह समाप्त होते हैं, लेकिन वहां का नेतृत्व करता बीबा आता है, जो मम का बड़ा भाई है और बर्बरता का पर्याय है, जिसका असली मकसद पूरी तरह भयानक है। वह मम को शक्ति की तरफ मोड़ने वाला था। इकोमा असहज होता है और सीधे बीबा का सामना करता है, लेकिन बीबा मम को मेडिकल चेकअप के लिए भेज देता है और बातचीत करता है। तभी ट्रेन खराब हो जाती है और बीबा की असली महत्वाकांक्षा सामने आती है। बीबा के लोग शहर में गड़बड़ी करते हैं। जब चांप ने अपनी तलवार को छीन लिए जाने पर विरोध किया तो उसे चाकू मार दिया गया। राइची मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बीबा ने इसे मामूली बात कहते हुए खारिज कर दिया। फिर अचानक कैबिन की एक बड़ी भीड़ शहर की दीवारों पर चढ़ने लगती है, जो इसके इतिहास में पहली बार होती है। पता चलता है कि कोई कैबिन को ताजे खून के साथ शहर में बुला रहा है। हमले के शिखर पर चांग संप्रदाय अपनी ताकत दिखाता है। कैबिन द्वारा शहर को घेरने पर ट्रेन के भारी हथियारों का प्रयोग नहीं हो सकता। बस इकोमा, जो कैबिन से काटे जाने का प्रभाव कम सह पाता है, लड़ता है। पुल अचानक गिर जाता है। बीबा की ट्रेन शहर से बाहर निकलती है। गेट्स पर आग लगती है या वे उड़ जाते हैं। चांग संप्रदाय की वेशभूषा में सवार सेना उनके कदम कदम पर आत्महत्या करने को तैयार होती है अगर वे काटे जाते हैं। भीषण हमले में कैबिन को भारी नुकसान होता है। कुछ पल के लिए यह समझ नहीं आता कि असली दुश्मन कौन है। बीबा की सेना कैबिन को खत्म कर रही होती है, जबकि इकोमा की हर हरकत बीबा के वैज्ञानिक की निगरानी में होती है। उस वैज्ञानिक ने कई संशोधित कैबिन देखे हैं, लेकिन इकोमा जैसी होड़ अब तक नहीं देखी। अचानक एक छोटा हाइब्रिड कैबिन दिखाई देता है, जिसे टीम मिलकर मार गिराती है। फिर बीबा का एक सैनिक अचानक धोखा देता है, लेकिन बीबा उसे पल भर में मार गिराता है, साथ ही षड्यंत्रकर्ता को भी। इकोमा बीबा की निर्दयता देखकर गंदी लगती है। फिर बीबा अप्रत्याशित रूप से कोटेक्स जू को सुरक्षित कुकाकू तक पहुंचाने का वादा करता है, जिससे चांप खुशी से सहमति देता है। यात्रियों को लगता है कि अब वे बच गए हैं, लेकिन बीबा के असली इरादे अलग ही हैं। वह ट्रेन में छुपे कैबिन को प्रयोगशाला में कैद कर चुका है, जहां वह उनकी भयानक एक्सपेरिमेंट करता है। उसकी योजना जानबूझकर कैबिन को शहर में छोड़ने की है, चाहे खुद की बहन मम साथ हो या न हो। उस दिन शहर का रक्षक केवल बीबा के समूह की महिलाओं और बच्चों को बातचीत के लिए शहर में प्रवेश देता है। मम और मुको शहर गेट्स तक पहुंचकर कैबिन को अंदर घुसा देती हैं। इकोमा ने किले की बाहरी दीवारों पर पहरेदारों को बेहोश कर दिया और ड्रॉब्रिज गिरा दिया ताकि बीबा की ट्रेन अंदर आ सके, लेकिन जो आया वह ट्रेन नहीं बल्कि खून से लथपथ कैबिन की असीम भीड़ थी। मम ने महसूस किया कि बीबा के लोग ताजे खून से कैबिन को बुला रहे हैं और उसने अनजाने में शहर को तबाह कर दिया। इकोमा ने ड्रॉब्रिज फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसका कलाई कपाट दिया। शहर अफरा तफरी में डूब गया, आग लगी और खून बह निकला। बिना चाबी के कोटेत्सुगु चल नहीं सका, जिससे इकोमा, अनाम और बाकी लोग समुराई के साथ मिलकर कैबिन के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूर हो गए। राइची ने चांपल को बचाने निकला, लेकिन उसे बीबा के लोगों को चांपल को ले जाते देखा। मम टूट चुकी थी और अपने भाई से मिलने निकली। रास्ते में उसने एक माँ और बच्चे को कैबिन के हमले से बचाया, लेकिन बच्चा संक्रमित हो चुका था। माँ ने दुख में खुद को और बच्चे को विस्फोट कर मार दिया। मम निश्चल खड़ी रह गई, कुछ नहीं कर सकी। बीबा की ट्रेन शहर में घुस गई और बचे हुए लोग सोचने लगे कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक सीढ़ियों को गोली मारकर काट दिया गया और लोग नीचे गिर गए। बीबा के सैनिक निर्दयता से नागरिकों पर गोली बरसाने लगे। ये सभी पहले जीवित रहने के नियमों के पैरोकार थे, लेकिन अब अपनी ही जाति के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। बीबा ने अंततः कालेनील और कमेंट निकाल लिया और यह पहला भाग समाप्त होता है। अगले भाग के लिए प्रतीक्षा करें।